हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरा चौहान और हम कर रहे हैं समसामयिक 21 की गई भारत दृष्टि कर रहे हैं, जो कि भारत 2021 का क्या है, एक सार है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है रक्षा। चलिए एक बार हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहे आपके चैप्टर्स। तो हम चैप्टर नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, यानी कि रक्षा। तो दोस्तों अभी तो क्या है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 29 तक है। ठीक है, जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप 2-4 वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है थोड़ी बहुत भी, तो गाइस वीडियो को, चैनल को करिए शेयर। चलिए फिर गाइस, अगर कोई कमेंट करना है तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताइए, कोई भी बात हो तो प्लीज़ बताइए। अब हम क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो है, ठीक है, उसको करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, रक्षा जो कि चैप्टर है हमारा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है, रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति निर्देश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठन और क्या है, उत्पादन संस्थाओं और फिर अनुसंधान और विकास संगठनों को भेजना। ठीक है, फिर लिखा है मंत्रालय को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और क्या अनुमोदित कार्यों का निष्पादन आवंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, अब हम बात करेंगे थल सेना की। तो थल सेना में क्या लिखा है, मौजूदा समय में थल सेना देश के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों से सैन्य और असैन्य तौर पर उभरने वाले विषम और क्या है, अर्ध पारंपरिक खतरों से सफलतापूर्वक निपट रही है। ठीक है, तो गाइस कहाँ, भीतरी और जो बाहरी क्षेत्रों से है। ठीक है, परंतु सीमा प्रबंधन में रहने वाले कर्मियों के कारण इस खतरे का बड़ा रूप लेने की संभावना बनी रहती है, और जिस कारण सेना की व्यापक पहुंच की सख्त जरूरत है गाइस। तो इस कारण देश की क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा में भारतीय सेना की बड़ी भूमिका बनी रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय सेना कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में आगे रही और क्या लिखा है, नागरिक प्रशासन को प्रत्येक जरूरी सहयोग दिया। ठीक है, फिर लिखा है भारतीय शरणार्थियों के लिए सेना ने पहले क्वारंटीन सुविधा केंद्र की स्थापना की, तत्पश्चात क्वारंटीन सुविधा केंद्र और कोविड अस्पताल की स्थापना जैसे 2 प्रमुख क्षेत्रों में क्या सेना ने सहयोग दिया है। फिर भावी युद्धों की परिवर्तनीय और अप्रत्याशित वृत्ति को देखते हुए सेना की घातक क्षमता, गतिशीलता, परिस्थितियों के प्रति सजगता और संधारणीयता क्या है, आवश्यक है। आतंकवाद का दंश झेल रही जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए सेना ने अनोखे मानवीय प्रयासों की पहल की है। ऑपरेशन सद्भावना के जरिए व्यापक जन समुदाय को सहायता प्रदान की गई है। आगे लिखा है कि भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संयुक्त राष्ट्र अभियान में क्या सहयोग देने वाली दूसरी सबसे बड़ी सेना शक्ति है। तो लिखा है मौजूदा समय में भारत के 4 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन दल पूरी तरह दुनिया भर में क्या है, तैनात है। कितने गए, 4। वर्ष 2050 से दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के 71 अभियानों में से जो है 51 में भारत क्या शामिल हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नौसेना की। तो गाइस यहाँ लिखा है कि नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्र की सीमाओं में आने वाले समुद्र के इलाकों को क्या सुरक्षित बनाना है और साथ ही दूसरों द्वारा उसके समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध क्या करना है, रक्षा करना है। फिर भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी की भूमिका दी गई है, और जिसमें तटीय सुरक्षा, तट से दूर समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा दोनों शामिल है। तो भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा और सामुद्रिक कार्यों से जुड़ी भारतीय नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने GOA में वर्ष 2008 में पाइरेसी विरोधी गश्त
आरंभ किया है। तो भारतीय पोतों और जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा अन्य देशों के जहाज़ों को भारतीय नौसेना क्या सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे लिखा है कि ईरान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्या है, होर्मुज़ जलडमरू से भारतीय व्यापारिक, तो गैस ये कहाँ पे है, ये जो आपका सऊदी अरब और यूएई वाला साइड है ना गैस, ये आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसने लिखा है भारतीय व्यापारी जहाज के सुरक्षा आवागमन, और गैस यहाँ पे क्या ईरान भी है। तो सुरक्षा आवागमन के लिए जून 2019 से शुरू की गई ऑपरेशन संकल्प के लिए भारतीय नौसेना के एक जहाज को क्या तैनात किया गया है। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत से भारतीय नौसेना ने करीब 143 भारतीय जो व्यापारिक जहाज है उस पर 143 टन माल को सुरक्षा संबंधी सहयोग दिया, और जिससे भारतीय व्यापारिक जो जगत एवं नाविकों को आश्रित प्राप्त हुआ है। तो यहाँ अब लिखा है वायुसेना, तो लिखा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 में मेक एंड बाय। तो यहाँ लिखा है कि इंडिजेनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर यानी कि IDDM श्रेणियों को सबसे अधिक क्या प्राथमिकता दी गई है। फिर लिखा है LCAMK 1A, फिर है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। फिर यहाँ लिखा है कि AWACS भारत और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट जैसे कुछ उदाहरण हैं जो IDDM रूट के जरिए क्या है तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अब दोस्तों एक बार पीछे चलते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हमने एक छोड़ रखा है बॉक्स उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2020। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मार्च 2021 को SIPRI द्वारा विश्व के पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2020 शीर्षक से क्या है जारी की गई हैं। अब लिखा है इस रिपोर्ट में सिप्री द्वारा 5 वर्षों के समूह में आंकड़े जारी किए जाते हैं ताकि प्रवृत्तियों का अपेक्षाकृत स्थिर मापन हो सके। अब 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के 5 शस्त्र निर्यातक देश यानी कि जो शस्त्र को निर्यात करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार है, उनका विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा बताना है गाइस। तो 5 शस्त्र निर्यातक देश, पहले नंबर पे है अमेरिका जो कि 37% शस्त्र को निर्यात करता है पूरे विश्व में। सेकंड नंबर पे आता है आपका रशिया यानी कि 20% के साथ। फिर आता है फ्रांस, देन जर्मनी, फिर उसके बाद आता है चाइना जो कि 5.2% के साथ। फिर लिखा है वर्ष 2011 से 15 की तुलना में 16 से 18 में अमेरिका के जो शस्त्र निर्यात में क्या है 15% की क्या है वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में जो रशिया है उसके निर्यात में क्या है 22% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, अमेरिका में बढ़ा है और रशिया में क्या हुआ है कम हुआ है। अब लिखा है वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश यानी कि वो कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा शस्त्रों को आयात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गाइस सऊदी अरब का जो कि 11% करता है। सेकंड नंबर पे जो है शस्त्रों को आयात कौन करता है गाइस, वो करता है भारत। ठीक है, यानी 9.5% के संग। उसके बाद आता है मिस्र का स्थान, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन चीन। अब लिखा है शीर्ष 5 देशों के संदर्भ में वर्ष 2011 से 15 की तुलना में 16 से 20 में जो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि अंगोला यानी कि 843% और कतर 361% के आयात में हुई वृद्धि, मतलब आयात में हुई है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है गाइस, तो जितनी वो पहले करते होंगे उससे अब 843% ज़्यादा, उससे अब 361% ज़्यादा आयात करते हैं शस्त्रों का। तो वर्ष 2016 से 20 की अवधि में प्रमुख शस्त्र आयातक जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे लिखा है एशिया ओशिनिया। ठीक है, तो कुल वैश्विक आयात का 42%, फिर मध्य पूर्व 33%, यूरोप 12%, अफ्रीका 7.3%, अमेरिका
4%। गाइस यहाँ तो बनता ही है, तो इन्हें आयात करने की क्या ज़रूरत है इतनी। तो लिखा है वर्ष 2016 से 20 की अवधि में भारत प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन जाता है, आयातक बन जाता है। और इस अवधि में भारत द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयातों का कितना हो गया, अभी हमने देखा 9.5% है। 2011 से 15 एवं 2016 से 20 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में जो है 33% की क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो वर्ष 2016 से 20 की अवधि में भारत को शस्त्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं शस्त्र, सबसे पहले नंबर पर आता है रशिया, यानी कि कितना 49%। और सेकंड नंबर पे हम मंगवाते हैं किससे, फ्रांस से 18% के साथ। और फिर आता है, नाम आता है इजराइल का, यानी कि रशिया, फ्रांस और फिर इजराइल। और 2016 से 20 की अवधि में भारत, रशिया, फ्रांस के शस्त्रों का शीर्ष क्या है, ग्राहक है। ठीक है, भारत किसका, रशिया और फ्रांस के शस्त्रों का क्या है, ग्राहक है, शीर्ष ग्राहक। मतलब कि फ्रांस के लिए भी सबसे ज़्यादा जो शस्त्र का निर्यात होता है वो कहाँ होता है, भारत। और रशिया भी सबसे ज़्यादा शस्त्रों का निर्यात कहाँ करता है, भारत में करता है। तो लिखा है रूस द्वारा शस्त्रों का सर्वाधिक यानी कि 23% निर्यात भारत को किया जाता है। और इसराइल द्वारा भी शस्त्रों का सर्वाधिक जो निर्यात है वो कहाँ, भारत को किया जाता है। यानी कि जितने भी शस्त्र बनाता है, मतलब जितना भी निर्यात करता है इसराइल, उसका 43% कहाँ करता है, भारत में करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि विश्व के आयुध आयातक 5 प्रमुख देशों की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे कौन है, आपका सऊदी अरब है, देन आता है भारत, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, देन चीन आता है। ये आयात करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब लिखा है विश्व के शस्त्र आयात में हिस्सा अगर हम बात करें 2016 से 20 की अवधि में, तो ये करता है आपका 11%, भारत करता है 9.5 का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लिखा है मुख्य शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश, मतलब प्राप्तकर्ता देश के कुल आयात में हिस्सा 2016 से 20। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है आपका, एक श्रेणी है, 2, 3। ठीक है, तो इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए, यूएसए लिखा है, रशिया लिखा है, फिर रूस लिखा है, तो यूएसए एंड रूस। ठीक है, तो इसमें लिखा है, चलिए ये आप टेबल एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक था कमीशन प्राप्त रैंक, तो इसमें लिखा है थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो इसमें है कमीशन प्राप्त रैंक की बात कर रहे हैं, तो थल सेना में गए यहाँ पे लिखा है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है। और नौसेना में बात करें तो एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल होता है, रियर एडमिरल होता है आपका, फिर लिखा है कमोडोर होता है, कैप्टन है, कमांडर है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, फिर है लेफ्टिनेंट है, सब लेफ्टिनेंट होता है। वायुसेना की अगर बात करें तो एयर चीफ मार्शल है, एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, देन एयर कमोडोर है, ग्रुप कैप्टन, विंग कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर, फिर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड द फ्लाइट ऑफिसर है गाइस। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तट रक्षक। ठीक है, जो भारतीय तट है उसके पास जो है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है भारतीय तट रक्षक की जो स्थापना निम्नलिखित कर्तव्यों के उद्देश्य से की गई, कब करी गई, 1977 में की गई थी। तो उद्देश्य देखते हैं, कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा और बचाव, समुद्र में टर्मिनल और अधिष्ठापन, फिर लिखा है मछुआरों की सुरक्षा जिसमें समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना शामिल है, फिर लिखा है कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्री जो प्रदूषण है उसके नियंत्रण करना और उसको क्या करना, रोकना, फिर तस्करी रोकने के अभियान में कस्टम और अन्य विभागों की सहायता करना, समुद्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक डेटा का संग्रहण करना, और समुद्री क्षेत्र में विभिन्न कानूनों के प्रावधान को लागू करना। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है तीनों सेवाओं की प्रशिक्षण, लिखा है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जो है रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है। कौन सी, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, जो राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध नीति शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है। फिर राष्ट्रीय प्रबंधन कॉलेज, ठीक है, यानी कि CDM। लिखा है देश का एकमात्र त्रिसेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निर्देशात्मक, कार्यात्मक स्तरों पर रक्षा प्रबंधन की शिक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। ये वार्षिक तकरीबन 500 ऑफिसरों को क्या करता है, प्रशिक्षित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, तो एक सशस्त्र बल परीक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं जो सेवाओं के चुनिंदा अधिकारियों के लिए और साथ ही केंद्रीय लोक सेवाओं
के अधिकारियों के लिए भी स्टाफ पाठ्यक्रम चलाता है। फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एकेडमी, तीनों जो सेवाएं हैं के प्रमुख संस्थान है जहां तीनों सेवाओं के कैडेटों को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण एकेडमियों में प्रवेश से पूर्व जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर बात करें तो इसमें लिखा है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों एवं DRDO वैज्ञानिकों के लिए 1952 में गठित की गई तीनों सेनाओं का प्रशिक्षण संस्थान है और वर्ष 1953 में स्थापित भारतीय जो सैन्य अकेडमी कहाँ, देहरादून का उद्देश्य क्या, सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक गुणों का पूर्णतः विकास करना है। फिर गाइस यहाँ लिखा है कि वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल के 25 वर्ष पूर्व होने पर क्या होता है, 1988 में इसे अफसर प्रशिक्षण एकेडमी का नाम दिया गया और अफसर प्रशिक्षण एकेडमी गया वर्ष 2011 में शुरू हुई। ठीक है, अब लिखा है राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 में इंडियन मिलिट्री कैडेट कोर के रूप में हुई। कब, 1948 में। तो NCC कैडेटों की कुल स्वीकृत संख्या 15 लाख है और NCC 16,288 संस्थानों के साथ देश के 716 में से 703 जिलों में क्या है, मौजूद है। फिर लिखा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। देश में 5 मिलिट्री स्कूल कर्नाटका के बेंगलुरु व बेलगाम, हिमाचल प्रदेश के चैल और राजस्थान के अजमेर धौलापुर में है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की वर्ष 1922 में स्थापना की गई। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर बिना किसी आरक्षण के वर्ष में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में प्रत्येक टर्म में क्या है 25 कैडेटों को भर्ती किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो लिखा है पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है और यहाँ इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और सिविलियंस को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आगे लिखा है कि रक्षा उत्पादन। तो देश के रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियारों, उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और उपस्क्रो के उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी और गत वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास क्या लिखा है, चलिए ये भी एक बार देख लें। लिखा है नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो लिखा है कि 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान यानी कि DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि P का सफल परीक्षण किया। तो इसका परीक्षण ओडिशा तट के बालासोर जिले में स्थित क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप से किया गया और अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का क्या है एक नई पीढ़ी का क्या है उन्नत संस्करण है। तो ये सतह से सतह में मार कर सकती है यानी कि ये जो आपका स्थल से स्थल पे ही मार कर सकती है। ठीक है, फिर इसकी जो मारक क्षमता है गाइस कितनी है, मतलब कितनी दूर तक कर सकती है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक। फिर लिखा है कि परमाणु सक्षम इस मिसाइल को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आयुध निर्माणिया। कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड के मुख्यालय तत्वाधान में आने वाली 41 फैक्ट्रियों द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के पास रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 200 वर्ष से ज़्यादा का क्या है गाइस अनुभव है। और यह संस्थान भूमि, समुद्र, वायु उपकरणों के क्षेत्र में उत्पादन, परीक्षण, संचालन, अनुसंधान, विकास और मार्केटिंग के समग्र कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो आयुध कारखाना बोर्ड सेनाओं को अत्याधुनिक
युद्ध उपकरण और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें से 155 mm इंटू 45 कैलिबर के धनुष गन आर्मामेंट के लिए क्या है बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम BMP-2 का जो है उन्नयन आदि शामिल है। तो इस आगे जो है आपका है रक्षा उपक्रम। तो लिखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। तो लिखा है वर्ष 1904 में स्थित HAL एशिया की प्रमुख अग्रणी एरोनॉटिकल कंपनी है। HAL एक क्या है नवरत्न कंपनी है, क्या है नवरत्न कंपनी है, और जिसके पूरे देश में 9 भौगोलिक क्षेत्रों में 20 उत्पादन डिवीज़न और 11 अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। किसके? HAL के। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL तो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है 1954 में हुई है और देश भर में BEL की 9 जो है विनिर्माण इकाइयाँ हैं। फिर लिखा है आपका BEML लिमिटेड, ठीक है, BEML लिमिटेड वर्ष 1964 में क्या स्थापित BEML लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्ना, ठीक है गाइस, वो जो हमने पहले पढ़ी वो नवरत्ना थी, तो ये है मिनी रत्ना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। फिर लिखा है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, तो मिनी रत्न है ये भी। भारत डायनोमिक्स लिमिटेड का गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1970 में किया गया। फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो इसकी स्थापना मूल रूप से सेठ बालचंद्र हीराचंद्र द्वारा 1941 में स्वदेशी जलयानों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इस शिपयार्ड को वर्ष 2010 में रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा है? आकाश ANG मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है गाइस, ये लिखा है, ठीक है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है ये। तो यहाँ लिखा है 25 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास क्या लिखा है संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र चांदीपुर से आकाश NG यानी नई पीढ़ी मिसाइल का प्रथम जो है सफल परीक्षण किया। कहाँ? चांदीपुर से हुआ है, ओडिशा से। तो यह प्रशिक्षण जो है आपका DRDO BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो अभी पढ़ा, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त दल द्वारा भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। फिर आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल के विकास की अनुमति जो है सितंबर 2016 में प्रदान की गई थी। तो इस मिसाइल को परंपरागत आकाश मिसाइल एवं आकाश 1S मिसाइल का स्थान लेने के लिए विकसित किया जाना था। आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल की बात करें, ठीक है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे था आकाश NG ना कि ANG, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लिखा है आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल। तो आकाश NG DRDO द्वारा विकसित सतह से वायु में मार करने वाली क्या है नई पीढ़ी की मिसाइल है, यानी कि आप इसे चलाएंगे कहाँ से? सतह से, लेकिन जाएगी ये कहाँ? वायु में। अब लिखा है ये नई मिसाइल जो है द्विचरणीय यानी कि 2 इसमें चरण है, जो अत्याधुनिक क्या है लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। लिखा है यहाँ परंपरागत आकाश मिसाइल का जो वजन है लगभग 270 किलोग्राम है, वहीं नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल है जो पुरानी है उसका वजन है और जो नई पीढ़ी की है वो है 350 किलोग्राम। फिर लिखा है आकाश NG मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक क्या है रॉकेट मोटर है, ठीक है, इसमें रॉकेट मोटर लगा है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लेस है, पहली वाली किससे है? रैमजेट मोटर से, वहीं जो आकाश NG मिसाइल, ठीक है, मिसाइल में द्विप्लस ठोस रॉकेट मोटर क्या है लगी हुई है। तो यहाँ पे फिर लिखा है कि आपका आकाश NG मिसाइल 80 किलोमीटर दूर तक स्थित शत्रु के लड़ाकू विमान को चिन्हित कर सकती है। मतलब अगर वो नीचे है और पूरा यहाँ 80 किलोमीटर दूर अगर विमान है कुछ, तो इसको ये क्या है टारगेट कर सकती है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कि जब शत्रु का लड़ाकू विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर हो, ठीक है, तो आकाश NG मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में
30 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, कितने, एक मिनट में 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या है आकाश मिसाइल। तो इसमें लिखा है कि यहाँ पे DRDO द्वारा 96% देशीकृत साधन से जो है अभिकल्पित और विकसित आकाश अस्त्र प्रणाली BDL की हैदराबाद इकाई द्वारा विनिर्मित की जा रही है। तो ये देशीकृत है गाइस, यानी कि अपने अधिकतर 96% इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं सब भारत की हैं। ठीक, कुछ बाहर से मंगवाई होंगी। ठीक है, तो लिखा है आकाश मिसाइल अधिकतम 25 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाई खतरे को मार करने की क्षमता रखती है। ये 1.8 से 2.5 मैक की गति से जो है उड़ान भरने के लिए सक्षम है। और दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को अनुमति प्रदान की और निर्यात की अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया। आकाश जो मिसाइल है का निर्यात किया जाने वाला संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में क्या तैनात संस्करण से भिन्न होगा। ठीक है, जो अभी है भारतीय जो सेना है उसके पास जो है उससे अलग होगा जो निर्यात किया जाएगा। ज्ञात है कि जो आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय थल सेना में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो आकाश मिसाइल के अन्य प्रारूप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है आकाश मार्क 1S। तो लिखा है स्वदेशी RF सीकर से लेस आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण। ठीक है, मारक क्षमता कितनी है, 30 किलोमीटर है और ये कितना 30 किलोमीटर 60 किलोग्राम वरहेड के साथ। ठीक है, अब लिखा है आकाश MK2। तो ये उच्च परास यानी कि रेंज इसकी ज़्यादा है गाइस, यहाँ पे गति के साथ सतह से वायु में मार्क करने वाली मिसाइल है। और इसकी जो परास है मतलब कितनी रेंज है इसकी 40 किलोमीटर है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, 40 से भी ज़्यादा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो गाइस इसकी एक लाइन यहाँ पे रह गई थी। तो इसमें लिखा है कि अपनी स्थापना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का गाइस ये एक पैरा रह गया था। तो इसमें लिखा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अपनी स्थापना के बाद से यहाँ 179 जहाज़ों का निर्माण हो चुका है और यह जलपोतों को निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी है। चलिए आगे उन्हीं के गाइस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमें इसके साथ ही वो कंप्लीट करना था, यहाँ गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम रक्षा उपक्रम की बात कर रहे थे, तो जिसमें हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत BEL पढ़ा था, BEML पढ़ा था, भारत डॉकयार्ड लिमिटेड पढ़ा था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड पढ़ा था। और उसके बाद जो हमारा रह गया था गाइस जो हमने नहीं देखा, इसमें लिखा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना 1970 के दशक में जो है इसकी शुरुआत की गई थी स्थापना, जिसका उद्देश्य जो है शुरू में भारत के रक्षा उद्योगों के सामरिक क्षेत्र में जरूरी महत्वपूर्ण जो सामग्रियां होती हैं उसका क्या निर्माण करना है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है आपका डायरेक्टोरेट तो गाइस नेक्स्ट हमारा लिखा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये वायुसेना, थल सेना, नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड के सैन्य उड्डयन स्टोरों के क्वालिटी इंश्योरेंस यानी कि QA की नियामक क्या है, अथॉरिटी है गाइस। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मानकीकरण निदेशालय की स्थापना 1962 में की गई थी और जिसका उद्देश्य क्या है, तीनों सेनाओं की रक्षा सूची के प्रसार को नियंत्रित करना, उपकरणों कलपुर्जों में क्या है सर्वोत्कृष्ट स्तर पर एक रूपता लाकर इसे क्या है सीमित करना है। फिर लिखा है योजना एवं समन्वय निदेशालय। तो रक्षा उत्पादन विभाग से संबद्ध योजना एवं समन्वय निदेशालय की स्थापना 1964 में क्या है की गई थी। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग। तो इसमें लिखा है गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग की स्थापना केरल के कोझिकोड में की गई है।
तो आगे क्या लिखा है दोस्तों, आइए देखते हैं। जिसका उद्देश्य है रक्षा विभाग के लिए जल पोतों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना, यानी कि हमें बाहर से ना मंगाना पड़े, हम खुद ही बनाएं। फिर लिखा है अनुसंधान और विकास। तो रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि आपका DRDO रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा है। इसका गठन 1958 में किया गया था। 1958 में 10 प्रयोगशालाओं के साथ काम शुरू करने वाले DRDO के पास 46 प्रयोगशालाएं हैं। तो रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन की 46 प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा अनुसंधान और विकास कार्यों के आधार पर इन्हें 7 प्रौद्योगिक क्लस्टरों में बांटा गया है। तो DRDO प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अपने सभी समवर्गों के कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। फिर DRDO को प्रशिक्षण संस्था एक लिखा है गाइस यहाँ पे DIAT, फिर लिखा है पुणे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए, फिर लिखा है ITM मसूरी तकनीकी प्रबंधकीय कार्यक्रम के लिए, और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर तकनीकी प्रशासनिक और संबद्ध संवर्गों के लिए। अब लिखा है पुनर्वास महानिदेशालय। तो पुनर्वास महानिदेशालय एक त्रिसेना संगठन है जो पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है। प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सैन्य कर्मी जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा सक्रिय सेवा से हट जाते हैं। फिर लिखा है रक्षा पेंशन। तो इसमें लिखा है तकरीबन 32 लाख रक्षा पेंशन भोगी यानी कि परिवार के पेंशन भोगियों को पूरे भारतवर्ष में फैले 21 सरकारी बैंकों, 2 निजी बैंकों, 308 कोषागारों, 64 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों, 1 डाकघर, 5 वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाता है। और नेपाल में रह रहे सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का वितरण 3 पेंशन भुगतान कार्यालयों यानी कि PPO के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। चलिए, इस बॉक्स में क्या लिखा है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण। तो यहाँ पे लिखा है कि जून 2021 को रक्षा DRDO के स्वदेश विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि निर्भय का सफल परीक्षण किया गया। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, जो आपका चांदीपुर है यानी उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। और इस मिसाइल की क्या है 8वीं परीक्षण उड़ान थी। तो DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में क्या है सक्षम है। ये सतह से सतह पर मार करती है और इसकी जो मारक क्षमता यानी कितनी दूर तक जा सकती है, तो गाइस 1500 किलोमीटर तक। और ये हवा, जमीन, समुद्री जहाज और पनडुब्बी से वार करने में सक्षम है, यानी कि हर जगह से वार कर सकती है। इसकी अधिकतम गति कितनी है गाइस, इतनी है 0.7 से लेकर 0.9 मैक तक है। और इसका जो है वजन कितना है गाइस 1500 किलोग्राम है। इस मिसाइल का जो भार वहन क्षमता है कितनी है 200 से 300 किलोग्राम है। और पेड़ की ऊंचाई के बराबर उड़ने की क्षमता के कारण यह ट्री टॉप मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है। तो गाइस क्या इंपॉर्टेंट है, ट्री टॉप मिसाइल के नाम से जानी जाती है ये। अब लिखा है कि असमी स्वदेशी पिस्तौल, आइए देखते हैं इसमें। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है 13 जनवरी 2021 को असमी नामक पिस्तौल को भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में प्रदर्शित किया गया। तो भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान DRDO तथा भारतीय थल सेना द्वारा क्या किया गया है विकसित। तो इस मशीन पिस्टल को इन्फेंट्री स्कूल महू और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की प्रयोगशाला आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान पुणे द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पिस्तौल का विकास और निर्माण कार्य के केवल 4 महीने के भीतर ही किया गया, मतलब 4 महीने में बन गई। पिस्टल का नाम असमी रखा गया है जिसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम है। फिर लिखा है ये मशीन पिस्टल 9mm गोली दाग सकती है, कितनी 9mm। पिस्तौल का ऊपरी
रिसीवर विमानों में प्रयुक्त होने वाले एल्यूमिनियम से और निचला रिसीवर जो है वो कार्बन फाइबर से बना है। और ट्रिगर सहित इसके विभिन्न भागों की डिज़ाइनिंग और क्या प्रोटोटाइपिंग में 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। फिर लिखा है यह मशीन पिस्टल इजराइल की उजी श्रृंखला के बंदूक के समकक्ष है जो 100 मीटर की ऊंचाई तक स्थिर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। और मशीन पिस्टल प्रमुख रूप से पिस्टल का स्व लोडिंग संस्करण है, सेल्फ लोडिंग वर्जन है जो पूरी तरह स्वचालित है। और ये जो पिस्तल है इसकी उत्पादन लागत कितनी है, 50,000 रुपये से कम है। ठीक है। सशस्त्र बलों में हैवी वेपन डिटैचमेंट, कमांडरो, टैंक, एयरक्राफ्ट क्रू, ड्राइवर, डिस्पैच राइडरों, रेडियो रडार ऑपरेटरों, आतंकवाद रोधी कार्रवाई इत्यादि में व्यक्तिगत हथियार के रूप में इसकी क्षमता काफ़ी अधिक है। फिर पिस्टल 80 का प्रयोग केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठन के साथ साथ VIP सुरक्षा जो है ड्यूटी और पुलिसिंग में किया जा सकता है। फिर पिस्तौल की विशेषता के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा इसके निर्यात की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए गाइस, तो दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है यानी कि रक्षा वो हो गया कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, आप पहले वीडियो देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। ठीक है। चलिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, अब हम क्या है आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आइए देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस वो है हमारा शिक्षा। चलिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो इस चैप्टर पे लाएंगे। चलिए तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।